ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि डॉक्टर इब्राहिम से अब हम जानेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशली खुराक क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपसे भी पूछा था इकबाल साहब कि आप मतलब किस तरह से जो है स्पोर्ट्स में रहे, किस तरह से आपने जो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा। तो ये बच्चों की हेल्थ जो कहते हैं कि जो आप बचपन में खिलाएंगे वो आपके बड़े होने तक काम आता है, तो क्या ऐसी चीज़ें? हाँ, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं एग्जैक्टली। इसलिए बचपन में जो है वो डांट के खाना जो है खिलाया जाए। क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए बचपन में, मतलब क्या क्या खिलानी चाहिए? जब जो मदर स्टार्ट करती है ना 6 महीने पे डाइट, वो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि करती क्या है, वो ज़्यादातर फोर्स करती है सेरेलैक्स पे जाने पे। हाँ, या चली जाती है बाहर के शेल्फ में जो फूड होता है, वो जो फूड होते हैं रेडीमेड जो होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है स्टार्च। अच्छा, स्टार्च आपकी बॉडी के हेल्थ को जिस इंडिकेट्स में एलर्जी, जैसे मैं एलर्जी अस्थमा को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, पल्मोनोलॉजी मेरी फील्ड भी है, तो जब ये मैं देख रहा होता हूँ ना, तो इसमें जितनी एलर्जी फैक्टर्स इन दिनों अरसे में बढ़ा है ना, वो बढ़ा इसीलिए कि दे यूज़ द आउटसाइड प्रोडक्ट। दे डोंट इवन ट्राई कि हम पहले स्टार्ट करें हमारे घर की फूड से। मेरे पास अगर रोज़ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, मैं आपको कहूँ 3-4 पेशेंट होंगे जो कहेंगे यार डॉक्टर साहब आपके फूड को हमने गाइडेंस में लेके हमने उसको स्टार्ट किया है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग हमें फोर्स ही करेंगे कि सेरेलैक बता दें, कोई बाहर का फूड बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे। तो आपको स्टार्ट किससे करना? आपको स्टार्ट करना हाई प्रोटीन डाइट से। प्रोटीन आपकी बॉडी के मसल्स के मास को बढ़ाता है। आप जैसे सर ने बताया, आप देखें, आपको बताऊं कि जब भी आप स्पोर्ट्समैन हो या जब भी एक्टिविटी को इन्हांस करना हो, तो लोग क्या कहते हैं, क्या खाओ? बॉडी बिल्डर्स क्या खाते हैं? हाँ, प्रोटीन्स खाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ क्या है ज़्यादातर, हम क्या खाते हैं? हम ज़्यादातर स्टार्च खाते हैं। हम अगर सालन ले रहे हैं, गोश्त 1 बोटी ले रहे हैं, रोटी 1.5 खा लेते हैं, वो भी तंदूर की। उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्ब्स और स्टार्च है। आपको क्या करता है? अंदर बॉडी के अंदर जो फैट बढ़ाता है ना, कार्ब्स बढ़ाता है, वो आपकी बॉडी के हेल्थ को ख़राब करता है। एलर्जी फैक्टर्स बढ़ाता है, आपकी डिस्निया को बढ़ाता है। एलर्जी फैक्टर्स को बढ़ा के आपको जितने भी ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे स्टार्ट की वजह से। डोंट यू थिंक सो कि जो कार्ब्स है, अगर वो गुड कार्ब्स लिए जाएं तो वो इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं? नाज़िया, कार्ब्स कभी भी गुड नहीं हो सकते। कार्ब्स आर पॉइजन, जैसे शुगर को कहते हैं, व्हीट है, ये सब एक। लेकिन अगर चक्की का आटा लें या आलू लें, स्टार्च कार्ब्स है ही पॉइजन। अच्छा, है ही पॉइजन। कार्ब्स को आपको वैसे भी लोअर लेवल पे रखने होते हैं। ठीक है। हाई प्रोटीन, देन फैट, देन कार्ब्स। ओके। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, फिर फैट लेते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं। अब लोग अंडा कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, गोश्त कम खाते हैं, उस वक्त रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा लेते हैं, एक गोश्त की बोटी लेते हैं। अब देखेंगे तो लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, मुर्गी खाना ज्यादा शुरू किया। जैसे मुर्गी अगर जो फार्मिंग है उसमें तो आपको कैलोरीज भी नहीं मिलती, जो कुछ भी नहीं, तो लोग देखिए, लोग जो जिस ट्रेंड में हम आए हैं ना, इस ट्रेंड में जिस तरह हमारी जो बॉडी फैक्टर में हमारी जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, अब आप देखेंगे कि अगर लड़कियों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो PCOS का हुआ है, बिल्कुल बहुत वो हुआ ही इसीलिए कि ये चिकन की वजह से, स्टेरॉइड्स वाली चीज़ों से, जो चीज़ें ये जो नगेट्स खाते हैं, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, वो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ाती हैं। अच्छा, रेडीमेड में तो मैंने सुना है कि जो बच्चों को रेडीमेड जो चीज़ें दी जाती हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो चर्बी होती है, वो गोश्त तो होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि वो एक मिकदार में, अब जैसे एक जो क्यूब्स आते हैं, चिकन के क्यूब्स आते हैं, बिल्कुल, अब उसमें कुछ भी नहीं होता। यानी लोग तो ऐसे लेते हैं जैसे रात के वक्त भाई 11:30-11 बजे जो है नूडल्स खा रहे हैं बच्चे। अब रोज़ मैं उनको समझाता हूँ कि मैंने कहा यार ये तो एक बहुत खतरनाक किस्म की न्यूट्रिशन है, यानी ये आपको कुछ भी नहीं दे रही बल्कि नुकसान पहुंचा रही है आपकी बॉडी में। आप मतलब हाँ, नुकसान की तरह। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है कि जिस तरह आपने बताया कि गोश्त का, अच्छा यहाँ पे क्योंकि सारी बात है हमारे मुल्क में थोड़ी जो है लोगों को गोश्त सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी तो कर सकते हैं कि अगर गोश्त का शोरबा वो ज़्यादा बना लें तो वो भी हेल्दी है क्या? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर वो चावल के साथ ऐड करके खाएं। एक बात बताऊं, सच बात बताऊं, हमारे मुल्क में आप कहती है महंगा है, लेकिन हमारे मुल्क में इतना ही अगर जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपने रोड पे बकरे का गोश्त सालन के तौर पे मिलते हुए फ्री में बंटते हुए देखा हुआ है। ये तो है जी, तो आपने रोज देखा होगा। हाँ। तो यहाँ पर ज्यादा है, कराची में बताओ गिविंग जरा ज्यादा चीजें हैं। पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में कराची में ओवर कहते हैं ना, ओवर हार्टेड लोग हैं जो
लोग जो चैरिटी फंडिंग करते हैं, और मैं लिटरली देखा है कि बकरे का गोश्त ही वो जो है अच्छा दे रहे होते हैं। हाँ। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारे जो अच्छे मीडियम क्लास, अपर मीडियम क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर नूडल्स पे, नगेट्स पे, ये जो क्यूब्स उनकी सेहतें ज़्यादा खराब हो रही है, मैंने देखा, नेचुरल नहीं खा रहे हो बिल्कुल। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वो फ्राइज ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ। अब जैसे अगर फर्ज करें एक बच्चा है, शाम के वक्त 6 बजे इसने फ्राइज खा लिया, डू यू थिंक वो 9 बजे खाना खा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं खाएगा। हाँ। और जितनी चीजें यूज कर रहे हैं, आप केचप यूज कर रहे हैं, अब केचप में जो एसिड यूज किया जा रहा है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा है, टाटरी विनेगर यूज किया जा रहा है, अब वो एलर्जी अस्थमा को बढ़ाता है। अब उसी तरह जैसे आप जो फैक्टर्स हैं इन चीजें के, जैसे फ्लू के फैक्टर्स हैं, बढ़ते कैसे हैं? इसी तरह तो बढ़ते हैं कि हमारी ये तो कोरोना के लिए भी बड़ा हुआ है, कोविड-19 के लिए दिस इज आल्सो डेंजरस कि आप जो जंक फूड खा रहे हैं या जो आप प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें खा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स यही करता है ना, प्रिजर्वेटिव्स मेक्स योर लाइफ, आपके जो आईजी लेवल के जो सेल्स होते हैं, जो अंदर से एक लेवल के सेल्स होते हैं जिससे एलर्जी फैक्टर बढ़ता है, वो फैक्टर बढ़ाता है जिससे साइटोकाइन्स निकलते हैं। अब जब एलर्जी फैक्टर अंदर बढ़ा हुआ होगा, अब सब फर्ज करें कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन है या H1N1 है या बर्ड फ्लू है, जैसे जो भी वायरल इन्फेक्शन है, इवन दो कि मैं तो कहता हूँ डेंगू भी, जब वायरल अटैक करेगा और रिप्लिकेट होगा, जब आपके अंदर से इम्यूनिटी सेल्स गिरे हुए होंगे, साइटोकाइन्स बढ़े हुए होंगे, वो साइटोकाइन स्टॉर्म करा देता है। जब साइटोकाइन स्टॉर्म कराता है तो एकदम आपकी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और आप सिक हो जाते हैं। अच्छा, अच्छी जो है तकरीबन खुराक जो है वो, जिस तरह क्योंकि कोविड क्योंकि है और हमें इससे जो है बचना भी है, तो थोड़ा सा मैं उसको भी हमेशा फैक्टर को साथ साथ रखती हूँ कि कौन सी ऐसी खुराक हमें खानी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी। ठीक है। जो हमारे कुछ डिकेड्स में बहुत कम हुआ है। जैसे आप देखें तो बोन पेन बढ़ गया, बाल उतरना शुरू हो गए, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो गए, स्किन ग्लो खत्म हो गया, लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है, लड़कों में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, ये बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत हो गया। और आपको बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च आई कि विटामिन डी जिनका कम था, उनके वैसे बताऊं, विटामिन डी जिनका कम होता है, इनको रिपीटेडली अस्थमा, एलर्जी और नमूनियाज हो रहे होते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो या अडल्ट एज में हो। इसी तरह आप कोविड जो अटैक ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है। विटामिन डी अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल्स है जो विटामिन डी से आपके इनहेंस कर रहे होते हैं, साइटोकाइन को स्ट्रॉन्ग में लेके नहीं जाते हैं और आपके सेल्स को नीचे की लेवल लेके जाते हैं, एलर्जी के फैक्टर को नीचे ही लेके जाते हैं। तो साइटोकाइन होता क्या, विटामिन डी करता क्या, जाके इसके ऊपर हावी हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह दूसरे जो विटामिन हैं, जैसे जिंक है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी लाइनिंग को सही करता है। कोविड है, कोविड करता क्या, कोविड ने आपके जब यहाँ ट्रैक से गुजरा तो आपकी लाइनिंग को, लाइनर सेल जो है ना, उसको बर्बाद करता है और उसके अंदर खुरदरापन पैदा करके आपके अंदर उस सेल्स में म्यूकस थ्रो करता है। जब म्यूकस बनता है तो ऑटोमेटिकली वो जाके लंग्स में अटैक करता है और वो ज़्यादा अटैक करके वो लंग को इन्फेक्टेड कर देता है और इसमें आपको वायरल निमोनिया हो जाता है। बिल्कुल। अब जिंक क्या करता है, जिंक उस लाइनिंग को रिपेयर के काम कर रहा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको विटामिन डी ज़्यादा लेना है, विटामिन सी ज़्यादा लेना है, आपको जिंक ज़्यादा लेना है, फॉलिक एसिड ज़्यादा लेना है। ये 4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में, जब भी ऐसी भी नहीं कि आपने टॉक्सिकेशन पे चले गए, आपको लेवल्स पे लेने हैं, आपको लेवल। अच्छा, ये कहते हैं ये भी आपने एक लेवल तक खाना होता है, ये नहीं कि आपने विटामिन डी भी इतना बढ़ा दिया कि आपकी बॉडी टॉक्सिकेटेड हो जाए। बिल्कुल टॉक्सिक किस लेवल में जाके जो है टॉक्सिकेटेड हो सकती है विटामिन डी? ऊपर जाएगी तो टॉक्सिक होने के चांसेस है, फिर आपको बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा। जहाँ बॉडी पेन विटामिन डी से कम भी होगा तो विटामिन डी के ज्यादा भी बॉडी पेन होगा, तो ज्यादा लेना भी नहीं है। फिर यूटिलाइज भी आपको करना है। किसी का ये होता है कि हमने विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है, विटामिन डी लेने के साथ आपको यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट नहीं लेंगे, विटामिन डी यूज नहीं होगा, विटामिन डी यूज नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है वो टायर्डनेस की तरफ शुरू हो जाएगी और बॉडी एक होगा, क्योंकि तो टॉक्सिक की तरफ चला गया। ठीक है। अगर आपके जो नैनोमीटर्स है, सन रेज है, वो 290 to 360 नैनोमीटर्स आपके जब लगेंगे तब आपको विटामिन डी कन्वर्ट करता है। आपका जो विटामिन डी आप ले रहे हैं वो टॉक्सिक फॉर्म में क्यों हो जाता है, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा। यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो पड़ा रहेगा।
आपको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में आप ले रहे हैं। अच्छा, सनलाइट के लिए ये जरूरी है कि हम बाहर जो है स्पेशली उसके लिए 10-15 मिनट सनलाइट लें, या ड्राइव करते हुए या वॉक करते हुए भी हमें सनलाइट मिल जाए? वॉक करते हुए तो आप बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए नहीं ले सकती, क्योंकि जितने भी हमारे ग्लासेस हैं वो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, उस पर लिखा होता है ग्लासेस पे यूवी प्रोटेक्टेड, तो उसके अंदर से रेस पास नहीं आएगी। तो अगर आपको सनलाइट लेनी है तो वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शीशा नीचे कर दें, आप प्रॉब्लम वो कर सकती हैं, लेकिन आगे से फ्रंट से आपका फेस या आपके शोल्डर आपके आने चाहिए, वो तो नहीं आएगा। क्यों आपके दिस इज इंपॉर्टेंट, शोल्डर जो है जरूरी है, आपका फेस, क्योंकि पहले आपको विटामिन डी कन्वर्ट होता है स्किन से, डायरेक्ट कन्वर्ट होते ही जाता है लिवर में, लिवर से जाता है किडनी में, किडनी से जाता है आपकी हमारी पूरी बॉडी में, फिर बोन्स में, लिवर में, एंडोक्राइन सिस्टम में, सारी सिस्टम में जाता है। उसका एक बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल को यूज करने के लिए यू नीड पहले सनलाइट, यूवी रेज चाहिए। फिर कई मुल्कों में हम होता ही है कि जहाँ सनलाइट नहीं है, नॉर्वे वगैरह में, ऑस्लो वगैरह में, ऐसे जहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब ये करते हैं कि यू बाय अ यूवी लाइट जो आपके रेज होते हैं उसको कन्वर्ट करती है। जो एक लाइट और रेड से कलर की एक जो नहीं, वो तो फिजियोथेरेपी की अच्छा, दूसरी एक यूवी रेज होती हैं, वो एक विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए आती है, स्पेशली डिजाइन किया जाते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं होती। ऑलराइट, देखिए कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है चीजों का। विटामिन डी का लोग बहुत एक बात आपसे पूछते हैं कि आपको इतनी बिजी स्केड्यूल में अपने खुराक का ख्याल रखते हैं आप या नहीं है? जो वो आता है खा लेते हैं बस, सही है? देखिए अमूमन तो ये होता है कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं जितना हो सके घर जाके खाना खाऊं। तो वापस घर जाते हैं ऑफिस से और फिर आना? अच्छा, अब कोशिश ये होती है हमारी, बट ये कि मुझे आज यहाँ आपके साथ बैठ के और डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। इस प्रोग्राम के बाद भी डॉक्टर साहब से कोशिश करूंगा मुलाकात करूं और फायदा हासिल करने की कोशिश करूं। आपने कहा कि देखिए हम जब बाहर होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर की जो अपनी लाइफ होती है ना, वो उनकी मर्जी से नहीं बड़ी टफ होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं होती, वो चाहे किसी भी स्टेज पर हो। देखिए अगर वो बहुत ज्यादा किसी बड़ी स्टेज पर है तो फिर वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। और जिस तरह मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर है तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी पॉलिटिक्स करता हूँ, तो मुझे पूरे ज़िले में मूव करना होता है। मोस्टली ये होता है कि पॉलिटिकल वर्कर जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि जनाब आज हमने शाम में अगर किसी की शादी है तो वो अटेंड करनी है, खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ हर शादी में लहदा जाके खाना खाते हैं? नहीं, खाना नहीं खाते, अटेंडेंस बड़ी जरूरी होती है, अटेंडेंस बड़ी जरूरी होती है। वो अक्सर ये होता है कि जी थोड़ा सा ये खाने होता ही है कि खाना मजबूरी मना भी नहीं कर सकते। मैं बड़ी जबरदस्त सबको कहता हूँ कि पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, जितना भी बिजी लाइफ हो, एक चीज जरूर याद रखें, स्टार्ट योर डे विद एन एक्सरसाइज। Right. Start a day with a good breakfast. Then go to the lunch with the vegetables. रात का खाना स्मॉल पोर्शन। जब आपने ब्रेकफास्ट अच्छा किया, एक्सरसाइज अच्छी की, यकीन करें आपकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ, आपके सर्वाइवल ऑफ और द बॉडी की जो मेंटेनेंस है, वो यकीन करें आपके चेहरे पे कभी भी थकन आएगी नहीं। यू विल ऑलवेज फील करोगे कि यू आर हैप्पी। बिल्कुल नहीं, हैप्पी रहोगे। अच्छा, आपने ये मैंने देखा है कि हैप्पी मूड्स और आपके काम में भी अच्छा हो जाता है, आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। आमतौर पे हमने सुना है ये कि जनाब रात का खाना जो है वो आप कोई कहता है जी आप सोने से 4 घंटे पहले खा लें, 3 घंटे पहले ले लें। देखिए रात का खाना सुन्नत के हिसाब से तो देखें एक ही है कि आपने इशा पे आपने खाना खाया, उसके बाद आपने जब सोना है 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी सोते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने लोगों को आपने देखा होगा, दावत में जाते होंगे, कितने लोगों को आपने देखा होगा वो रात को खाना शादी में आके नहीं खाते, वो घर पे खाना खाकर आते हैं। उनकी एक स्टाइल है और वो आपकी हेल्थ बनाती है। स्टार्ट टू डे विद एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखें अगर आप जब स्पोर्ट्स करते होंगे तो आपने फील करते होंगे कि यार मैं पूरा दिन, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं बहुत हैप्पी हूँ, कोई थकावट नहीं। और जहाँ आपने एक्सरसाइज छोड़ी ना, यकीन करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल निढाल हो जाती है, आपको फिर फीलिंग टायर्डनेस होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, आपको क्रैम्पिंग पेन शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट, अगर आप कभी भी स्टार्ट योर डे विद 10-15 मिनट्स, खाली 15 मिनट्स एक अच्छी सी एक्सरसाइज करें। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट्स भी सनलाइट में नहीं रहें, 5 मिनट भी सनलाइट में प्रॉपर तरीके से सनलाइट में रहें, और साथ में जो है अच्छा नाश्ता करें। दोपहर के लंच को आप स्किप करके फ्रूट्स पे आ जाएं और रात के एक स्मॉल पोर्शन में लें। यकीन करें कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, लैब टेस्ट है ना, यकीन करें लैब टेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लैब टेस्ट चलते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारी स्टाइल ऑफ जो वे ऑफ खाना है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आप सोचिए हम ज्यादा खाना क्या खाते हैं, रात का खाना ज्यादा खाते हैं और बहुत एहतमाम से खाते हैं।
अच्छा, सुबह हमारे का culture- ब्रेकफास्ट हम जल्दी ऐसे जल्दी जल्दी भी खा लेते हैं। ठीक हाँ, है। हाँ और दोपहर का खाना स्क्वेजल की बिजी होते हुए खाते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, आप दोपहर का खाना ले रहे हैं, टेक अ स्मॉल मील, स्मॉल नहीं, वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, और रात के खाने को स्मॉल पोर्शन करते हैं। देखें आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होती है। क्योंकि विद इन आप- 6 मंथ्स आप यू विल कंप्लीटली चेंज। आप स्मॉल पोर्शन लें, लेकिन तो आप हर चीज़ में हेल्दी चीज़ ज़रूर लें। मतलब आपका जो है ना हेल्दी जो फैक्टर ज़रूर। अब जैसे दाल है, मैंने अब दाल खाना शुरू की, मैं दाल में तड़का ही नहीं लगाती, डायरेक्ट आप उसमें इतने अच्छे मसाले आप ऐड करें, इतना टेस्ट उसमें डेवलप करें कि आपको तड़के की ज़रूरत ना पड़े। दाल इज़ ऑल तो हेल्दी ना, दाल बिल्कुल। मतलब उसमें प्रोटीन तो है ना। ज़्यादातर देखा है जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, वेजिटेरियन। बीमारियां बहुत कम होती है। हाँ, क्यों? उनको बहुत लंग के होती है। प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्यों? बिकॉज दे यूज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स आर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड रूट जितनी भी होंगी, दे हैव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आप दोपहर को आएँ, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फ्रूट तो बहुत लेता हूँ मैं। और और जैसे वेजिटेबल्स स्पेशली देखिए, फ्रूट्स बनते हैं ऊपर और वेजिटेबल्स होते हैं नीचे। नीचे। हाँ। जब नीचे होंगे ऑक्सीजनेशन आपको ज्यादा मिलेगी। ओह ठीक है। जैसे आप बीट रूट है, हाँ, हाँ। कैरेट है, आप जितना ज्यादा लेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। आप यकीन करें, आप सुबह मैंने एक प्रोग्राम किया ABC पे, हाँ, हाँ। एप्पल, बीट रूट और कैरेट पे। हाँ, हाँ। यकीन करें, मैंने ये जब से मैंने फिर स्टार्ट किया ये जूस पे, जब मैंने रिसर्च की इसके बाद मैंने ये जूस स्टार्ट किया। हाँ, एवरी ऑल्टरनेट डे मैं पीता हूँ। यकीन करें, आई गेट ना फ्रेश और हेल्दी हो गया मेरे लिए। मुझे ऐसा और लगा एक्सरसाइज भी साथ में है। एक्सरसाइज के बगैर तो मैं चलता ही नहीं हूँ। तभी आपने अपने आप को हमेशा फिट रखा है माशाल्लाह से। अच्छा एक बात है, अभी भी एक्सरसाइज आप करते हैं या छोड़ दी बिल्कुल? मैं सच कहूँ तो अभी टाइम नहीं मिलता। कल से करें। अब हाँ, मैं कोशिश अब ये करूंगा। कोशिश बिल्कुल, करें। मैं ये डॉक्टर साहब से भी वादा और आपसे हाँ। भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फील करते हैं कि यार ये हम हेल्दी हो रहे हैं, हमारा जो ना मतलब फेट ज्यादा हो गया है, चलें जी शुरू कर दें, अब वो walk शुरू वक्त याद करते हैं फुटबॉल वाला, जब आप बिल्कुल याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है। देखिए वो तो मेरे साथ इस तरह का एक मामला हो गया था। देखिए हम 99 में, मैं बताऊँ, हुआ ये था कि घर में हम डाकू घुस आए थे, किसी वजह से वो मेरा उनके साथ जो है ना थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया, तो वो मेरा अल्लाह। शोल्डर एक डिसलोकेट हो गया। ओके। उसके बाद मैं किसी भी गेम खेलने के काबिल रहा ही नहीं। उसके बाद वो ग्रेजुअली फिर मेरा माइंड जो ना टोटल ये कह लेंगे चेंज किया मैंने अपने आप को कि 99 के बाद यही नवंबर था, 7 नवंबर की डेट थी। उसके बाद मैंने अपने आप को जो ना वालिद साहब के साथ बिजी किया, पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व किया, फिर कुछ छोटे मोटे बिजनेस चलिए, किए। ये तो कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज अब आप कर सकेंगे, लेकिन अब आपने कहा है कि अब आप करेंगे, मैं स्टार्ट ट्रेडमिल करेंगे। चलाता था, सुबह और शाम दोनों टाइम करता था। हाँ, हाँ। बट ये कि अब कुछ दिनों से छूटा हुआ ठीक है, है। लेकिन डॉक्टर साहब से वादा है कि आप शुरू कर अच्छा, दूंगा। मैं कहता बस हूँ कि अभी मैं- टाइम- लोग मुझसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज और इसकी बात करते हैं ना, मैं यकीन करो, मैं कहता हूँ कि यार यू डोंट नीड एनी मशीन्स। आप कुछ सिर्फ अपनी नेचुरल करें, हाँ, अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है क्योंकि ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो अब हमें आपसे इजाजत भी लेनी होगी, लेकिन बहुत अच्छा रहा। एक और सेशन इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ तो बिल्कुल रखेंगे, इंशाल्लाह आपको भी बंधु करेंगे दोबारा।